ओके सो आज हम लोग को नया टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में वी विल स्टडी कि सो आज न्यू चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करें केमिकल बॉन्डिंग। कल वाला चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। केमिकल बॉन्डिंग में ये बहुत बड़ा चैप्टर है और हम इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। मे बी काफ़ी दिन तक ये चैप्टर चलेगा। इसके अंदर हमें बेसिकली बॉन्डिंग मतलब दो एटम्स या दो एलिमेंट जब कंबाइन करेंगे तो दे विल फॉर्म कंपाउंड। अब ये कंपाउंड आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है और ये मेटालिक कंपाउंड भी बन सकता है। तो बॉन्डिंग तीन तरीके की होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग एंड मेटालिक बॉन्डिंग। ये तीनों टॉपिक्स के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं, किन के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और अगर कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये सारी बातें हम लोग को डिस्कस करनी है। तो हेयर इज द सिलेबस। ये बहुत बड़ा सिलेबस है, तुम देख सकते हो कि कितने सारे टॉपिक्स वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल को अगर हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे सो वी कैन सी थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल एंड तीसरा है मेटलॉइड्स, जो कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्लियरली पढ़ चुके थे। जितने भी ब्लू कलर में दिख रहे हैं, ठीक है, वो सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पे मेटल्स है। येलो कलर में जो दिख रहे हैं वो हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स, और जो ग्रीन कलर में है ये है मेटलॉइड्स। मेटल क्या होता है, मेटल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सॉलिड होंगे, अच्छे कंडक्टर होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, सॉनरस होते हैं, मेलेबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी भी वो शो करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, वो लस्टर शो करते हैं, बहुत शाइनी सरफेस होता है, जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, एल्यूमिनियम का, इनका सरफेस जो होता है वो काफ़ी शाइनी होता है। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका साइज मेटल के कंपैरिजन में छोटा होता है। साइमल्टेनियसली ये ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड हो, ये गैस भी हो सकते हैं, ये लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास कम होता है वो जनरली गैस में ही होते हैं, बाकी जो भी मॉलिक्यूल बढ़ते जाते हैं वो लिक्विड और गैस की तरफ मूव करते रहते हैं। जैसे अगर हम लोग फ्लोरीन क्लोरीन की बात करें, सो फ्लोरीन क्लोरीन ये दोनों ही गैसेस हैं। ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड। तो ये तीनों तरीके के फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं नॉन मेटल, बट मोस्टली क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, क्लोरीन, ये सारी की सारी ये जो एलिमेंट्स हैं ये गैसेस हैं। फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम सॉलिड है, ब्रोमीन यहाँ पे अकेला लिक्विड है और आयोडीन भी यहाँ पे सॉलिड है। तो ये जो नॉन मेटल होते हैं ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मेटल, गैसेस, लिक्विड एज वेल एज सॉलिड, बट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे गैसेस है। अब इसके बीच में एक ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जो मेटलॉइड्स बोले जाते हैं। मेटलॉइड जैसे हमें दिख रहा है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, टिन है और टेरिलियम है। ये जो ग्रीन कलर में जो तुम्हें दिख रहे हैं ये सारे क्या है, मेटलॉइड्स हैं। ये मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं। इनकी अजीब सी बीच की प्रॉपर्टीज होती है, मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज होती है। अब मेटल और नॉन मेटल में मेजर डिफरेंसेस क्या है। एटॉमिक साइज की बात करें तो मेटल क्या होता है, इनका साइज क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट हमारा साइज क्या होता रहता है, स्मॉल होता रहता है। तो मेटल का जनरली जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और नॉन मेटल का जो साइज होता है वो छोटा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात की जाए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज बेसिकली कितना ज़्यादा इफेक्टिव, कितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस से कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास लग रही है उसे हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जब साइज बड़ा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बाहर तक कम पहुंचेगी, और जब साइज छोटा हो जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज फोर्स जो है वो ज़्यादा पहुंचेगी।
तो मेटल के केसेस में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसकी वैल्यू कम होती है, नॉन मेटल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसका क्लियरली मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल की ज़्यादा होती है, तो नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कांट शो या मीटिंग शो कर रहा है। किसी को बाकी किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन करने में? हाँ मतलब जो यहाँ पे 3 लोग हैं वो तो ज्वाइन कर ही लेंगे, बाकी किसी का नहीं आया। अच्छा धीरे धीरे आ रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे थे, नॉन मेटल आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल्स। मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नॉन मेटल। अब हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी पे बात करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी में मेटल्स की क्या होती है, कम होती है क्योंकि साइज बड़ा है, तो बाहर। अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो मेटल्स की होती है वो बहुत कम होती है, और मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी आसान होता है हमारे लिए। नॉन मेटल में उल्टा होता है, उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, साइज छोटा होता है, तो ज़्यादा न्यूक्लियर पावर वहाँ तक जाएगी, तो ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी होती है नॉन मेटल्स की। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो मेटल क्या करते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना बिल्कुल नहीं प्रेफर करते हैं। वेरएज नॉन मेटल के पास क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दे ऑलवेज प्रेफर कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो ले सकें। क्यों लेंगे इलेक्ट्रॉन, जस्ट टू कम्प्लीट देयर ऑक्टेट, तो ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। तो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, यहाँ पे कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो अब क्या होता है कि एक साइड पे मेटल्स हैं और दूसरी साइड पे नॉन मेटल है। मेटल क्या करेंगे, दे लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी, नॉन मेटल की टेंडेंसी है दे प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो जैसे मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एंड फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, एफ नेगेटिव। तो इनकी बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। सो जब मेटल एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो दे ऑलवेज फॉर्म, जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। तो मेटल जब भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेंगे तो उनके बीच में क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। अब दूसरा क्या है कि अगर एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो नॉन मेटल के साथ जो बॉन्डिंग बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। अब क्या होता है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ना ना ही फर्स्ट वाला नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले पाता है, ना ही सेकंड वाला नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले पाता है। तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते, ये दोनों क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। लेकिन कोई भी इनमें से इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा तो बॉन्ड कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो फिर क्या करते हैं, दे कम अप विद अनदर मेथड, जिसमें क्या होता है, इसमें
दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। तो नॉन मेटल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर या आसपास होने की वजह से दे जनरली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन मेटल के साथ जब भी कंबाइन करता है तो दोनों की हाई टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो वो क्या करते हैं, शेयरिंग करना प्रेफर करते हैं। ना ही दोनों लूज करेंगे ना ही दोनों गेन करेंगे, बीच में इलेक्ट्रॉन रख लेंगे और एक दूसरे के साथ वो शेयर करेंगे। तो यहाँ पे शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आता है और वहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग को बना लेते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा जब हमारे पास एक है मेटल और एक है नॉन मेटल। कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब हमारे पास एक है मेटल और दूसरा भी क्या है, मेटल है। तीसरा टाइप का बॉन्ड होता है मेटालिक बॉन्ड। तो जब एक मेटल दूसरे मेटल के साथ जब कंबाइन करता है तब बनता है मेटालिक बॉन्ड। तो तीन तरीके के बॉन्ड्स हो गए। जब मेटल मेटल के साथ करेगा दैट इज मेटालिक बॉन्ड, नॉन मेटल के साथ करेगा विच इज कोवलेंट बॉन्ड, गलत लिख दिया यहाँ पे, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जब कंबाइन करते हैं तो वो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, मेटल और मेटल कंबाइन करेंगे तो मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो अभी तक तो जनरली हम लोग आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड बात करते थे। तो तीसरा भी है यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड जो सिर्फ मेटल और मेटल्स के बीच में बनता है। तो जब मेटल और मेटल दोनों कंबाइन करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पूल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मेटल है और यहाँ पे दूसरा मेटल है। अभी मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत कम होती है, तो दे ऑलवेज प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे नॉन मेटल के हम लोगों ने बात करी थी, दे ऑलवेज प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो वो जल्दी से वो अपने पास खींच लेगा। मेटल के पास क्या होती है, इनकी अपोजिट टेंडेंसी होती है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो जल्दी से दूसरे को जबरदस्ती देने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला मेटल इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये वाला मेटल इसको इलेक्ट्रॉन देता है। दोनों मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं बाहर की साइड पे। अब इस केस में होता क्या है कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा अच्छी है लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करते, वो बाहर छोड़ देते हैं अपने आटम के बाहर। तो एक मेटल यहाँ पे है और दूसरा मेटल यहाँ पे है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ दिया। अब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जब बहुत सारे मेटल हो जाते हैं और वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पूल बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पूल लाइक स्विमिंग पूल होता है उसी टाइप का इलेक्ट्रॉन पूल, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बीच में छोटे छोटे ये मेटल के पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। तो मेटल बॉन्ड क्या होता है, एक मेटल दूसरे मेटल के एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, बट ये क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता क्योंकि ये प्रॉपर बॉन्ड नहीं होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दे आर फ्री टू मूव। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से। बट एक आयनिक बॉन्ड में और एक कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से कहीं मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मेटल मेटल बॉन्ड में ये कहीं भी मूव कर लेते हैं क्योंकि इनके पास इनके जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को वो पकड़ के रखे। तो इसी तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सब जगह घूमते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं, और ये इसको हम लोग बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन या पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो जैसे यहाँ पे लिखा है अ डिफरेंट वे टू शेयर इलेक्ट्रॉन अकर विद मेटल। तो मेटल के साथ भी शेयरिंग हो रही है लेकिन अलग तरीके की हो रही है। देयर एटम आर रिलेटिवली लार्ज। तो पहले तो एटम्स क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर वेल शीट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है, बाहर के इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं पड़ रहा, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेकिन ये गेन करना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते, तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपने बाहर छोड़ देता है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर हो जाते हैं बट ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, ये बनाते हैं मेटालिक बॉन्ड्स। जो क्या डिफरेंस है कोवलेंट और मेटालिक बॉन्ड में, डिफरेंस ये है कि
कोवलेंट बॉन्ड में दो एटम है और दोनों क्या करें, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन है, दोनों चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाए, तो वहां पे खींचतानी ज्यादा बढ़ जाती है दो नॉन मेटल्स के बीच में। तो एक इधर है एक इधर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीच में इधर बीच में, तो नाइट्रोजन चाह रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन वो ले ले, यहाँ पे नाइट्रोजन चाह रहा है ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला नाइट्रोजन ले ले, बट दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से वो बीच में ही रह जाता है। अब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है कांस्टेंट टेंशन में है कि अगर किसी ने छोड़ा तो दूसरे के पास वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो प्रॉपर इन्फ्लुएंस में है इन दोनों नाइट्रोजन्स के। बट मेटल में क्या है कि सोडियम सोडियम के बीच में जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम एटम्स के इन्फ्लुएंस में नहीं है। अगर ये इन्फ्लुएंस में नहीं है तो ये क्या कर सकते हैं, आराम से मूव कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि सोडियम नहीं चाहता कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, क्योंकि सोडियम चाह रहा है कि ज़बरदस्ती पुश करके इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, ये वाला सोडियम चाह रहा है कि इसको पुश करके इधर दे। तो फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आराम से इधर उधर मूव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मेटल चाहते ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन उनके पास रहे। तो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैन मूव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोंट मूव। तो इसलिए क्या होता है कि कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो बैड कंडक्टर होंगे, चाहे नाइट्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है। लेकिन मेटल में क्या होता है, करंट फ्लो कर सकता है। क्यों फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर उधर कहीं पर भी मूव करते रहते हैं। तो इसलिए मेटल क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। हीट के कैसे, क्योंकि जैसे मेटल गर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके आगे वाले एटम को दे देता है, फिर आगे वाला और आगे दे देता है। तो इसी तरीके से जो हीट है वो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होती रहती है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। बाकी जो कोवलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है वो बिल्कुल भी अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं सॉलिड स्टेट में। अगर आयनिक कंपाउंड को लिक्विड में डिसॉल्व कर दो, वाटर में डिसॉल्व कर दो, तो वो अच्छा कंडक्टर बन सकता है, बाकी तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो तीन टाइप की ये बॉन्डिंग हो गए। अब हम इन बॉन्डिंग को डायग्राम के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक सोडियम है और यहाँ पे एक क्लोरीन है। सोडियम ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, क्लोरीन को दे दिए, तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम आयन में, कैटायन में। और क्लोरीन क्या हो गया, क्लोराइड आयन में। तो यहाँ पे क्या था, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी इलेक्ट्रॉन कम। तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। तो आयनिक सॉलिड दिख रहा होगा, एक सोडियम है यहाँ पे और एक क्लोरीन है, फिर सोडियम है फिर एक क्लोरीन है, फिर क्लोरीन इधर फिर एक क्लोरीन इधर। तो ये जो सोडियम होता है ये 6 क्लोरीन से ढका हुआ होता है, एक ऊपर एक नीचे एक लेफ्ट एक राइट, मतलब एक फ्रंट एक बैक, इसके ऊपर एक और होता है, इसके एक पीछे होता है। तो सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होता है, क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। मतलब एक क्लोरीन के चारों तरफ 6 सोडियम होंगे और एक सोडियम के चारों तरफ 6 क्लोराइड होता है। तो ये आयनिक बॉन्डिंग इस तरीके से होती है, और आयनिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो ये जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन के पास भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, थोड़े से क्लोरीन के पास आ जाते हैं इधर की साइड पे। ठीक है, एकदम बीच में तब होते हैं जब दोनों क्लोरीन है, लेकिन ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, थोड़ी कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो थोड़ा इस साइड पे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इधर की साइड पे थोड़ा बीच में एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं, मतलब थोड़ा लेफ्ट साइड पे क्लोरीन की साइड पे एग्जिस्ट करेंगे, तो भी वो कोवलेंट बॉन्डिंग है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन ने लिया नहीं है। अदरवाइज अगर क्लोरीन लेता तो क्लोरीन नेगेटिव और ब्रोमीन पॉजिटिव हो जाता। अब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक कंपाउंड बन जाता, बट ये क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। अब क्लोरीन ब्रोमीन में चार्जेस नहीं है, चार्ज होते तो वो एक आयनिक कंपाउंड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोवलेंट है, कोवलेंट न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, तो एक न्यूट्रल कंपाउंड दूसरे न्यूट्रल के कंपाउंड के बीच पे वंडरवॉल फोर्सेस होती है।
आयनिक बॉन्ड जो होता है, आयनिक या कोलम्बिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, हाँ। फोर्सेस बहुत ज़्यादा बड़ी होती है देन वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। वंडरवॉल फोर्सेस क्या है, वीकेस्ट काइंड ऑफ फोर्सेस है हमारे यूनिवर्स में। तो सबसे वीक फोर्सेस वंडरवॉल फोर्सेस होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से ये सारे सोडियम सारे क्लोराइड एक साथ चिपक के बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दो क्लोरीन ब्रोमीन जो ClBr मॉलिक्यूल है, इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्सेस हैं, विच इज़ वंडरवॉल फोर्सेस। तो ये एक क्लोरीन ब्रोमीन का मॉलिक्यूल दूसरे क्लोरीन ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ एकदम चिपक के नहीं बैठता, ठीक है। वो क्या होता है, थोड़े सेपरेट रहता है। तो ये जनरली जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो जनरली गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है। मोस्टली छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो जनरली गैसेस होते हैं, लेकिन ये भी NaCl भी एक छोटा मॉलिक्यूल था लेकिन वो सॉलिड है। मेटालिक बॉन्ड में क्या है, एक सोडियम यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ये सोडियम है, और ये येलो कलर का यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा इसके चारों तरफ, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पूल यहाँ पे घूम रहा है और उसके बीच में छोटे छोटे सोडियम एटम चारों तरफ है। इन इलेक्ट्रॉन पूल में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। मूव करने की वजह से दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बॉन्ड क्या है, कोवलेंट टाइप का ही है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक। अब आयनिक बॉन्डिंग पढ़ने से पहले, आयनिक या कोवलेंट किसी भी टाइप की बॉन्डिंग पढ़ने से पहले हमें लुईस सिंबल पता होना चाहिए कि लुईस सिंबल कैसे बनाते हैं। तो लुईस सिंबल बहुत सिंपल सी चीज़ है, तुम्हें पता ही होगा कैसे करते हैं। बट चलो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मेरे पास है एंड ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बस मुझे इसके ऊपर लगा देना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये जो 5 और 6 जो इलेक्ट्रॉन है इनको मैंने अलग अलग लिखा है, कब पेयर नहीं किया है। पेयर क्यों नहीं किया है, क्योंकि जब हम लोग ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन होती है S2P4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले पेयर मैंने कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इधर के 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैंने अलग अलग करके लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब कार्बन की अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्बन में ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वो 4 बॉन्ड्स बनाते हैं जब वो एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो कार्बन हम लोग लिखेंगे, कार्बन लिखो या कार्बन का आइटम ना, 4 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करके हम लोग लिख देंगे। नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन 3 वैलेंसी होती है, 3 बॉन्ड्स बनाता है। तो 1 2 3 4 5, जहाँ पे बॉन्ड बनने वाला होगा उसको अलग लिखेंगे, और जहाँ पे वो पेड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, उनको हम लोग साथ में लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। फ्लोरीन की बात करें तो 3 4 5 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 को पेयर करके लिखेंगे, एक को अलग करके लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। लिथियम के केस में तुम देख सकते हो एक ही इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के केस में 2, और दोनों को अलग अलग दिखाया क्योंकि वो 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। या तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा या 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों को अलग अलग लिखा है, दोनों को साथ में पेयर करके नहीं लिखा है। बोरॉन के केस में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 को पेयर करके एक अलग करके नहीं लिखा है, तीनों को ही अलग अलग किया है, क्योंकि या तो तीनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, या फिर 3 बॉन्ड बनाएंगे लाइक BCl3। तो BCl3 अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, एक सीएल एक एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसी तरीके से, ठीक है। तो BCl3 पूरा कंपाउंड बनता है और 3 बॉन्ड बना सकता है, तो तीनों को हम लोग अनपेयर करके लिखेंगे। कार्बन या सिलिकॉन के केस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद फिर जब नेक्स्ट आएगा तो नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाता है, तो उसको हम लोग एक को पेयर करेंगे, फिर ऑक्सीजन में 2 को पेयर करेंगे, फ्लोरीन में 3 को पेयर करेंगे,
और नोबल गैस होगी तो सारे ही पेयर। अब तुम कैसे पता चलेगा, तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कितने, जैसे कार्बन है तो 4 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं तो दो ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमें पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 उसे चाहिए, तो चारों को अलग अलग करेंगे तभी 4 बॉन्ड बन सकता है, तो इसलिए हम लोगों ने चारों को अलग अलग करके 4 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन तुम लिख रहे हो, कैसे इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि अपने मन से कर दिया। ठीक है, किसी को भी पेयर कर दिया, किसी को भी अलग कर दिया, इस तरीके से नहीं करना है। जितने उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं या जितने वो बॉन्ड्स बनाने की कोशिश करेगा उतने को अनपेयर करके लिखना है, और बाकी सबको जो बच गया है उनको पेयर कर देना है। अब आयनिक बॉन्डिंग का मॉडल हम लोग देखेंगे। तो पहला जो बॉन्ड हम लोगों को देखना है विच इज आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक मेटल के बीच में बनेगा। तो पहली चीज है, आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब आयनिक बॉन्ड में क्या होगा कि मेटल विल डिनोट मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड नॉन मेटल विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो मेटल के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नॉन मेटल के ऊपर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो जैसे यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड बनाया है, तो लिथियम के पास क्या है? 2s टू 2s1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। तो लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो उसके पास एक है, तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो उसके पास आगे वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे फ्लोरीन की अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p5, इसको कितना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से सीधा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होने के बाद P5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? P6 में। ये P6 में कन्वर्ट हो गया। आई शुड यूज डिफरेंट कलर। जो P5 यहाँ पे है वो कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया? P6 में। और यहाँ पे 2s1 था, वो तो पूरा गायब होके 2s0 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। अब ये जो ट्रांसफर होगा इसको हम लोग पार्शियल और बाइटल डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे, या लुईस इलेक्ट्रॉन डोनेट लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल या स्ट्रक्चर से भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो हमारे पास दो मेथड है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक्सप्लेन नहीं मतलब उसको शो करने के लिए। एक तो पार्शियल और बाइटल डायग्राम है, तो वो डायग्राम बनाएंगे ऐसे और बाइटल्स बनाएंगे, और उसके बाद फिर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हुए हम दिखाएंगे। या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिथियम के पास, ये इधर है, ये इलेक्ट्रॉन सीधा ट्रांसफर हो गया, तो एक एरो बनाना पड़ेगा। और तुम्हें याद होना, ये ध्यान रखना है कि एरो दिखाना है। एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरो नहीं दिखाओगे तो पता नहीं चलेगा कि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है या आयनिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं, इसको समझते हैं कैसे। यूज पार्शियल ऑर्बिटल डायग्राम एंड लुईस सिंबल। पार्शियल ऑर्बिटल डायग्राम भी यूज करना है और लुईस सिंबल भी यूज करना है टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड Na O2 नेगेटिव। ठीक है, तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है, O के पास दो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन Na के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन लेके O2 नेगेटिव बनाना है। तो अब हमें दिखाना है कि क्या फॉर्मूला होगा कंपाउंड का और कैसे कंपाउंड बनेगा। तो सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 11। कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो ये कौन सी गैस है? नियॉन 3s1। ठीक है, इस साइड पे मैं फ्लोरीन लिखता हूँ, ऑक्सीजन लिखता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब इसको मैं किस तरीके से लिखूँगा? हीलियम 2s2 2p। अब क्या बनाना है? पार्शियल ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाने हैं। तो पार्शियल ऑर्बिटल अगर डायग्राम्स में बनाने की कोशिश करता हूँ तो नियॉन है, तो पार्शियल मतलब
कि आधा बनाना है मुझे, आधा मतलब नोबल गैस जो इससे पहले यूज हो चुकी है उसको नहीं बनाना, पीछे के बनाना। तो एस में ये सोडियम हो गया, तो इसके पास एस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है 3s1। ऑक्सीजन के पास हीलियम तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो 2s2 बनाएंगे, फिर 2p4 बनाएंगे, 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से मूव करते हुए कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो ये इसको एरो हम लोग बनाएंगे, इसको हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा और इसको कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं, तो कितना होगा, 2 ऑक्सीजन हमें देने पड़ेंगे। तो दूसरा भी सोडियम का हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। तो एक और सोडियम है, इसके पास भी क्या है 3s1, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। तो ये भी क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो यहाँ से ये जाके इधर। तो इस तरीके से जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास 2 सोडियम रहेंगे जिनके पास कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, सिर्फ हीलियम है। तो मैं नियॉन लिख देता हूँ सीधा। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम से मिले हैं, तो उनको मैं रेड कलर से यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया था, एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया, तो दोनों की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी, 2s2 2p6 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे इसने क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट ऑक्टेट। और यहाँ पे भी क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, और अगर मैं इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाने की कोशिश करूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। बीच में ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे सोडियम है, और यहाँ पे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक एक्स्ट्रा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिर ये क्या करेंगे, ये वाला इसको यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे, और ये किस तरीके से बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 नेगेटिव Na पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, Na2 सोडियम ऑक्साइड, ये कंपाउंड बन गया। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर से मैंने जो एरो बनाया है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आयनिक कंपाउंड बनते हैं, तो आयनिक कंपाउंड बनने का कारण क्या है। जैसे कंपाउंड तो कोवलेंट भी बन सकता था, कंपाउंड बनने के लिए मेटालिक बॉन्ड भी बन सकता था, तो आयनिक कंपाउंड बनते क्यों हैं, और ऐसा क्या फैक्टर है जो आयनिक बॉन्ड को स्टेबलाइज करता है। तो आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस बीच में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सोडियम सॉलिड है प्लस फ्लोरीन गैस है, अब ये क्या बनाएंगे, NaF बनाएंगे सॉलिड में। ठीक है, एक यहाँ पे क्या है, सॉलिड है और एक गैस है। अब तुम्हें याद होगा जब हम लोग ने आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो गैसेस स्टेट में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी गैसेस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पहले सॉलिड को हमें गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर सोडियम सॉलिड रहेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे जो सब्लिमेशन एंथैल्पी है या एटोमाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले जल्दी से चेक कर लेते हैं, अगर मेरा सोडियम फ्लोराइड बनेगा तो Na
गैस प्लस एफ गैस, फ्लोरीन गैस, 2 सोडियम गैस, ये कन्वर्ट हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ NaF गैस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 चीज़ें तुम्हें डिफरेंट दिख रही होंगी। पहले क्या है, हमें चाहिए सोडियम गैस और फिर फ्लोरीन गैस, तब जाके सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देगा, तो वहाँ पे आ जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल के फ्लोरीन पे जाएगा और फ्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहाँ पे दोनों आएंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों चीज़ गैस में हो, लेकिन हमारे पास क्या है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, फ्लोरीन तो गैस फॉर्म में है ही, और जो सॉलिड बना है जो बना है वो सॉलिड बना है, और हमारे पास क्या है, NaF गैस में बना है। अब दो मॉलिक्यूल गैस में है, वो दोनों कंबाइन करेंगे तो वो गैस ही बनाएंगे, वो सॉलिड नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या है यहाँ पे, दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्वॉल्व हुई है, वो इन्वॉल्व हुई है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड का एग्जाम्पल लिया है, तो मैं इसको चेंज करके लिथियम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब तक आयनाइजेशन नहीं होगा, जब तक लिथियम इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, तब तक लिथियम फ्लोराइड नहीं बन सकता। तो लिथियम क्या करेगा, गैस में है, फिर वो Li पॉजिटिव गैस में बनाएगा, तो जाके एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। याद रखने वाली बात है कि सॉलिड फॉर्म में डायरेक्टली नहीं जाएगा। लिथियम सॉलिड से हम लोग लिथियम पॉजिटिव गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बोला जाएगा। कब बोला जाता है, जब वो गैस में होता है। ठीक है, क्योंकि जब पहले हमें क्या करना पड़ता है, लिथियम सॉलिड को लिथियम गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उसे सब्लिमेशन बोला जाएगा। ठीक है, सब्लिमेशन या एटमाइजेशन, पहले तो उसको सब्लाइम करेंगे या एटमाइजेशन करेंगे, तब जाके जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तब उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर तुम डायरेक्टली सॉलिड में से एक इलेक्ट्रॉन लेके उसको डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करोगे, तो वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के इक्वल नहीं होगी। तो वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लॉस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने मोल का, 1 मोल का लॉस होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, व्हेन बोथ द एटम्स या जो भी रिएक्टेंट है हैज टू बी इन गैसियस स्टेट, वो गैसियस स्टेट में 100% होना चाहिए। वही डेफिनेशन थी। तो लिथियम गैस था, इसने लिथियम पॉजिटिव बनाया और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी लगी, 520 किलो जूल की। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 520 किलो जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब दूसरी क्या है कि फ्लोरीन गैस है, उसका एक एटम ले लेता हूँ, डिसोसिएशन एंथैल्पी भी आएगी। वो इलेक्ट्रॉन एक एब्जॉर्ब कर लेता है और वो F नेगेटिव गैस बना देता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फर्स्ट इसलिए बोलेंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन रिक्वायर किया है। अब इसमें भी क्या है, फ्लोरीन गैस होना चाहिए और उसका एक ही एटम होना चाहिए। हमारे पास क्या है, फ्लोरीन गैस है, फ्लोरीन के तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो रखे हैं। तो फ्लोरीन जो गैस है वो बॉन्ड बनाएगी नहीं बनाएगी, पहले उसको बॉन्ड बनाने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा, 2 फ्लोरीन एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो बॉन्ड बनाएगी। यहाँ पे क्या लिया है हम लोगों ने, एक फ्लोरीन का एटम ले लिया और वो इलेक्ट्रॉन गैसेस स्टेट में है, अब वो इलेक्ट्रॉन लेके F नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, गेन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोवाइडेड जो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो गैसेस स्टेट में होने चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है -328 किलो जूल। तो अब इन दोनों का अगर मैं सम कर देता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो ओवरऑल लिथियम गैस को फ्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करने पे हमें लिथियम फ्लोराइड मिलता है। Li पॉजिटिव अलग, F नेगेटिव अलग, और यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो एनर्जी आ रही है वो 192 किलो जूल आ रही है। एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, एनर्जी पॉजिटिव का मतलब है कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। लिथियम और फ्लोरीन दोनों को मैं अगर कंबाइन करूँगा तो लिथियम फ्लोराइड अपने आप नहीं बनेगा, उसको अपने आप बनने के लिए या उसको बनाने के लिए हमें 192 किलो जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत अजीब चीज़ है, क्योंकि जब लिथियम और फ्लोरीन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो लिथियम फ्लोराइड अपने आप बन जाता है। लेकिन जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो एनर्जी आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, मतलब हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एनर्जी पॉजिटिव का मतलब एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। एनर्जी नेगेटिव आ रही है, तो एनर्जी नेगेटिव, जो टोटल चेंज इन एनर्जी है वो नेगेटिव हो रहा है, तो मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक और ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो इसमें
क्लियरली मतलब है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी? जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और प्रोडक्ट अगर ज़्यादा स्टेबल हुआ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है और प्रोडक्ट क्या है? कम स्टेबल है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। 192 किलो जूल से प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। तो मतलब क्या है? प्रोडक्ट कम स्टेबल है। प्रोडक्ट कम स्टेबल है तो प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट बनने की कोशिश नहीं करेगा। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंबाइन कर देता हूँ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो रही है, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि हमारे से छूट गई है। पहली चीज़ क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को इंक्लूड करते हुए फ्लोरीन हमें गैस में चाहिए और वो उसका एक एटम चाहिए, और हमारे पास फ्लोरीन F2 के गैस के मॉलिक्यूल है। तो एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है? पहले फ्लोरीन को अलग अलग करना है, ठीक है? मतलब हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो फ्लोरीन को हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन से अलग होगा, वो अपने बॉन्ड तोड़ेगा, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और यहाँ पे लिथियम क्या है? सॉलिड में है, लिथियम को हमें गैस में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो दूसरे जो स्टेप्स आते हैं, अदर जो स्टेप्स हैं वो भी हीट एब्जॉर्बिंग है, क्योंकि लिथियम सॉलिड को मुझे लिथियम गैस में कन्वर्ट करना है, ठीक है? इसके लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? 161 किलो जूल। नहीं, हाँ यही है, 161 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सॉलिड को इसमें कन्वर्ट करने में। और F2 को दो फ्लोरीन एटम में कन्वर्ट करने के लिए, या 79.5 किलो जूल की एनर्जी चाहिए, ठीक है? तब जाके हमारी रिएक्शन आधी कंप्लीट होगी। तो मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या था कि लिथियम सॉलिड है प्लस फ्लोरीन गैस है, उसको हमें लिथियम फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है। आधा इसको कर लेते हैं, ठीक है? आधा, और यहाँ पे एक एटम। तो मैंने क्या किया? पहले लिथियम सॉलिड को पहले लिथियम गैस में कन्वर्ट किया, फिर लिथियम गैस ने फिर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तब जाके लिथियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बना। सिमिलरली फ्लोरीन को हमने तोड़ के आधा किया, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ पे लगी, और फिर फ्लोरीन एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन करके F नेगेटिव बनाया। तो यहाँ पे कितनी पीछे जो एनर्जी थी वो लगी, ठीक है? सो ओवरऑल क्या हो गई? ये वाली जो दो एनर्जी पीछे जो आ रही थी कितनी थी? 192 किलो जूल। 192 किलो जूल में 161 किलो जूल प्लस 79.5 किलो जूल की एनर्जी हमें और ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके ये रिएक्शन होगी। तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा था, अब और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। इन सबको टोटल करेंगे तो हमारी टोटल एनर्जी कितनी आती है? मैं ऐड करता हूँ, एक सेकेंड। 192 प्लस 161 प्लस 79.5 इज 432। 432.2 किलो जूल की एनर्जी हमें चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन फीजिबल होगी। लिथियम सॉलिड प्लस F2 गैस कन्वर्ट होंगे Li पॉजिटिव गैस में प्लस F नेगेटिव गैस में, ठीक है? अब लिथियम फ्लोराइड जो है, यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड गैसियस स्टेट में बना है, और हमें लिथियम फ्लोराइड कैसा चाहिए था? हमें लिथियम फ्लोराइड चाहिए था सॉलिड, क्योंकि जब भी हम लोग लिथियम सॉलिड और फ्लोरीन गैस को कंबाइन करते हैं तो वो एकदम से सॉलिड बन के तैयार हो जाता है, वो गैस में नहीं रहता। तो ऊपर से वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, और रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, जो कि हमारा अभी तक रिजल्ट गलत आ रहा है। हमारा वैल्यू जो आ रही है वो पॉजिटिव में आ रही है, मतलब रिएक्शन हमें दिख रही है एंडोथर्मिक, और रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। तो अभी भी एक स्टेप बचा है। एक स्टेप क्या है कि लिथियम पॉजिटिव जो गैस है, फ्लोराइड नेगेटिव जो गैस है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिथियम फ्लोराइड सॉलिड में, और ये जो एनर्जी गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी।
ठीक है। ये क्या है, लेटिस एंथैल्पी है। और लेटिस एंथैल्पी क्या होती है कि एनर्जी, जो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जब एक मोल ऑफ कैटायन एक मोल ऑफ एनायन दोनों कंबाइन होकर एक सॉलिड आयनिक सॉलिड बनाते हैं। तो ये चीज है, ये जो एल ई लेटिस एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा होती है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अच्छा ओवरऑल पहले देख लेते हैं। लिथियम फ्लोरीन को लिथियम फ्लोरीन गैस में कन्वर्ट करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो -755 एनर्जी होती है। और लिथियम गैस को लिथियम फ्लोराइड, लिथियम पॉजिटिव गैस एंड एफ नेगेटिव गैस को लिथियम फ्लोराइड सॉलिड में कन्वर्ट करने पे एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, -1050 किलो जूल। ठीक है। और ओवरऑल हमारी एनर्जी कितनी आ रही है, 432.2। टोटल एनर्जी अभी तक कितनी आई, 432.2 किलो जूल। और लेटेस्ट एंथैल्पी कितनी आई, -1050 किलो जूल। तो ओवरऑल जो एनर्जी आएगी वो नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली एक्सोथर्मिक हो गई। तो हमारे पास इतने सारे प्रोसेसेस हुए और वो सबकी जो एनर्जी थी वो रिक्वायरमेंट थी वो पॉजिटिव थी, मतलब सब में एनर्जी हमें ज़बरदस्ती देनी पड़ रही थी। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही स्टेप है, एक ऐसा स्टेप जो लेटेस्ट एंथैल्पी वाला स्टेप है, वही एक स्टेप है जो कि क्या करता है, पूरी रिएक्शन को डिराइव करता है, जिसकी वजह से पूरी रिएक्शन होती है। एंड दैट स्टेप इज द एनर्जी दैट इज रिलीज। बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जब Li पॉजिटिव, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट होंगे। और जब अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होते ही वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेटिस एंथैल्पी। अब क्या है लेटिस एंथैल्पी, मतलब एक लिथियम पॉजिटिव एक फ्लोराइड नेगेटिव। ठीक है। अब क्या होगा, लिथियम इसके इधर भी फ्लोराइड अटैच हो जाएगा, इधर भी फ्लोराइड अटैच हो जाएगा, इधर भी फ्लोराइड अटैच हो जाएगा। फ्लोराइड के साथ में फिर लिथियम अटैच हो जाएगा, फिर फ्लोराइड लिथियम, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, एक क्रिस्टल बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है। तो इतने सारे आयंस जब कंबाइन हो जाएंगे तो वो एकदम से सॉलिड बन जाता है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटमाइजेशन एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इन सब को ओवरकम कर लेती है, इनको ओवर पार कर लेती है। और ओवरऑल जो एनर्जी रिलीज होती है वो नेगेटिव में होती है, मतलब काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है जब लिथियम और फ्लोरीन एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। तो लिथियम फ्लोराइड बनाने के लिए हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, एक एक करके लिखते हैं, और यही कॉमन स्टेप्स हैं, सब जगह यूज होता है। तो पहला स्टेप क्या है, लिथियम सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, लिथियम गैस में। ये है सब्लिमेशन या एटोमाइजेशन लिख देता हूँ, सब जगह सेम ही होगा। एटोमाइजेशन एक जनरल टर्म है, सब जगह यूज हो जाएगी। फिर लिथियम गैस क्या करेगी, एक लिथियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देगी। ये क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब हमें हीट करना पड़ेगा तब जाके ये इलेक्ट्रॉन देगा। फिर थर्ड स्टेप क्या है, फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन गैस होगा। तो फ्लोरीन एफ नेगेटिव एफ एटम में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन। तो मतलब बॉन्ड को तोड़ना है, ये भी क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फोर्थ केस क्या है, एफ गैस किस क्या लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और वो बनाएगा एफ नेगेटिव गैस। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है। लेकिन अभी भी जो टोटल करके क्या आ रहा था, 432 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही थी, जो अभी भी रिएक्शन हमें बता रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, अभी भी रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकती। लास्ट में फिफ्थ स्टेप आता है, एफ नेगेटिव गैस प्लस Li पॉजिटिव गैस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और वो LiF सॉलिड बना लेते हैं। गैस से वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं लेटिस एंथैल्पी। और ये वैल्यू होती है नेगेटिव, और इसकी वैल्यू क्या होती है, लेटिस एंथैल्पी की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग सबका सम करते हैं, एटमाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबको कंबाइन करते हैं तो भी लेटिस एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी इन सब के
कंपैरेटिव में, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा वो 1050 दिखा रहा था, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। और ओवरऑल जो कंबाइन करके वैल्यू आती है वो आती है, अब मैं इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा तो क्या होगा, लिथियम गैस से लिथियम गैस कटा, लिथियम गैस पॉजिटिव से ये कटा, फ्लोरीन से ये गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ से ये गया, फ्लोराइड से ये वाला फ्लोराइड गया, ठीक। तो क्या बचा हमारे पास रिएक्शन में क्या बच रहा है, रिएक्शन में हमारे पास बच रहा है लिथियम सॉलिड प्लस हाफ ऑफ F2 गैस गिव्स अस लिथियम फ्लोराइड सॉलिड, और इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल में हम लोग देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, लिथियम सॉलिड है और फ्लोरीन गैस है। तो लिथियम सॉलिड और फ्लोरीन गैस है। अब जब यहाँ से ऊपर जाने का मतलब पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई हो रही और नीचे जाने का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, पहले लिथियम सॉलिड था, फिर उसमें से क्या किया हम लोगों ने, उसको कुछ एनर्जी दी, एटमाइजेशन एंथैल्पी, तो वो लिथियम गैस में कन्वर्ट हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लगाई, तो वो लिथियम गैस और फ्लोरीन गैस में कन्वर्ट हुआ। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी दी, मतलब काफ़ी सारी एनर्जी थी, तब जाके उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। फिर फ्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गई, नेगेटिव आएगी, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है, तो माइनस समथिंग जो एनर्जी थी वो रिलीज हो गई। फिर लिथियम गैस और फ्लोरीन गैस जब ये दोनों कंबाइन हुए तो लिथियम ये बना, और यहाँ से लेके यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या होती है, लेटिस एंथैल्पी होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें दिख रहा है कि रिएक्टेंट क्या है, कम स्टेबल है, उनकी एनर्जी कम है, और लिथियम फ्लोराइड क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमें पता है कि लिथियम फ्लोराइड जब लिथियम और फ्लोरीन दोनों गैस मिलता है तो लिथियम फ्लोराइड ऑटोमेटिकली बन जाता है। लेकिन काफ़ी सारे जो इसमें स्टेप्स हैं वो एनर्जी डिमांड करते हैं, उसमें सिर्फ दो ही स्टेप्स होते हैं जहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लेटिस एंथैल्पी। और लेटिस एंथैल्पी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है कि वो सारे प्रोसेसेस को ओवर पार कर देती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि बाकी सारे जो स्टेप्स हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, लिथियम सॉलिड तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, मेटालिक सॉलिड है, तो सारे मेटल क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में होंगे। अब ये अकेला, ये इतने सारे मेटल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया, पहले एटमाइजेशन एंथैल्पी दी। एटमाइजेशन एंथैल्पी में क्या है, सारे लिथियम को एक एटम से दूसरे एटम में अलग अलग किया, तो अब तुम्हें दिख रहा है कि वो गैस में कन्वर्ट हो गया, पहले वो सॉलिड में, अब वो किस में हो गया, गैस में। F2 पहले भी यहाँ पे दो फ्लोरीन एक दूसरे के साथ अटैच थे, गैसेस में थे, अभी भी वैसे ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया, लिथियम ने इधर से हम लोगों ने इसको इधर कन्वर्ट किया आयनाइजेशन एंथैल्पी देके, तो अब वो क्या हो गया, यहाँ पे सारे लिथियम, अच्छा ये कौन सा वाला है, अच्छा ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वाला है। यहाँ पे फ्लोरीन तुम्हें दो एटम दिख रहे होंगे, ये दोनों एटम क्या हो गए, एक एटम में कन्वर्ट हो गया, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो F2 जो दो मॉलिक्यूल थे इनको हम लोगों ने तोड़ के क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब क्या है, लिथियम ने यहाँ से क्या कर दिया, एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, ठीक है। तो लिथियम का तुम्हें दिख रहा है कि साइज छोटा हो गया, कि जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो केटायन बन जाता है, और केटायन का साइज क्या होता है, पेरेंट एटम से छोटा होता है, तो यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव बन गया, फ्लोरीन वैसे ही है। फिर फ्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो F नेगेटिव बन गया, और फ्लोरीन से फ्लोराइड का साइज जो है वो बड़ा होगा देन फ्लोरीन से, तो ये बन गया। अब दोनों ने फिर क्या किया, दोनों ने कंबाइन करके ये सॉलिड हमारा बना दिया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिख सकता है कि एक लिथियम है, उसके चारों तरफ क्या है, बहुत सारे फ्लोरीन है, तो इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसकी वजह से ये कंबाइन होते हैं, और ये यहाँ से जो गैसेस से ये वाला जो कन्वर्जन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक ऐसा फैक्टर है जो सारे प्रोसेस को फीजिबल कर देता है, ठीक है।
तो टाइम हो गया, आज के लिए इतना ही। कल इसको मैं फिर से डिस्क्राइब करूँगा, और दो तीन और कंपाउंड्स हैं जिनकी हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल बनाएंगे, क्योंकि बॉर्न हेबर साइकिल बहुत ज़्यादा